बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा ढार। मशरिक़ वुस्ता के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और इन जब हालात बदल रहे हों तो उसमें बहुत सारे ममालिक हैं या बहुत सारी क़ुव्वतें हैं जो दीगर छोटी या बड़ी क़ुव्वतों से वफ़ादारी एक्सपेक्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ये मुल्क या ये धड़ा या ये क़ुव्वत हमारी वफ़ादार रहे और उसके बदले में राइट टाइम आने पर हम उसको इस तरह नवाजेंगे या हम उसका साथ देंगे या चले उसको जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। इसी पॉलिसी के ऊपर कई 100 सालों से जंगे या महाज जो है वो गर्म रहे, एक दूसरे के साथ भिड़े रहे और चलते आए। आज भी एग्जैक्ट इसी किस्म का सिनेरियो है। जब वफ़ादारियाँ इधर से उधर या उधर से इधर करनी होती हैं, इसमें सबसे मुश्किल टाइम किसी भी मुल्क के लिए राइट टाइम पे राइट डिसीजन करना है। कोई भी मुल्क जब राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं करता तो उसको बहुत हिचकोलों से गुजरना पड़ता है और उसको बहुत सारे मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। गुफ्तगू को बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। ख़बर यह है कि तुर्की ने इसराइली काउंसिल खाने को, तुर्की में मौजूद एक कपल है, एक औरत है और एक आदमी है जो इसराइली हैं, उन तक एक्सेस देने से इनकार कर दिया। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आपको ये कहूँ तो तुर्की ने इसराइल को, तुर्की में मौजूद 2 इसराइली हैं उन तक रसाई से इनकार कर दिया है। मामला बड़ा गंभीर है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। मामला ये है, पहले तो बताऊंगा आपको मामला है क्या, फिर बताऊंगा कि तुर्की ने ऐसा किया क्यों। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके पीछे रीज़निंग है। मामला पहले तो ख़बर ये है कि इसराइली इस वक्त मीडिया पे बहुत ज़्यादा शोर है। आप मल्टीपल उनकी वेबसाइट्स, उनके अखबारात, उनके टेलीविज़न उस पर जाएँ, जेरूसलम पोस्ट पे आप जाएँ, द इज़राइल टाइम्स पे जाएँ, आप हारेट्स पे जाएँ, आप इन जगहों पे जाएँ और आप जाके देखें। आपको जेरूसलम 24 पे जाएँ, आपको बहुत सारा जगहों के ऊपर इसराइली मीडिया के ऊपर एक शोर नज़र आएगा। वो शोर ये है, एक कपल है, यानी एक लड़की है और एक लड़का है, उनको तुर्की में पकड़ लिया जाता है अथॉरिटीज़ की जानिब से और उन पे चार्ज लगाया जाता है एस्पियोनाज या स्पाइंग का, कि वो जासूस हैं। हुआ ये कि नताली और मोर्दे ओकनेन, नताली और यानी कि दूसरा जो बंदा है मोर्दे ओकनेन, इनको पकड़ लिया जाता है सैर व सियाहत की गर्ज से। जब ये कैरेलिसिया टावर पर चढ़े होते हैं और एक नया टावर है जिसका इफ्तिताह किया गया, उसके टॉप पर जाते हैं और जाके वहाँ पे तस्वीरें खींचने लग जाते हैं तैयब रजब एर्दोगान जो प्रेसिडेंट हैं तुर्की के, उनकी रिहाइश का, उनके पैलेस की। यानी कि उस टावर पे एक ख़ास जगह या ख़ास पॉइंट पर पहुँच के, कुछ ममनू जगह हैं जहाँ की आप तस्वीरें नहीं खींच सकते या मुमकिन है कि उस टावर पे कैमरा ले जाना ही मना हो, इस किस्म की चीज़ें हों। बहरहाल ये किसी तरह उसको वायलेट करते हैं और वहाँ पे जाके तुर्क सदर तैयब रजब एर्दोगान के पैलेस की तस्वीरें खींचने लग जाते हैं और आपस में वो कोई गुफ्तगू कर रहे होते हैं। उस गुफ्तगू को वहाँ पे मौजूद वेट्रेस, एक ख़ातून वेट्रेस, उसको नोट करती है, सुनती है और मकामी पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि ये लोग मुझे सस्पिशियस लग रहे हैं और ये अमल कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो खींच रहे हैं, मैंने इनको व्हाट्सएप भी किसी को भेजते हुए देखा है। तुर्की इंटेलिजेंस और फोर्सेस वहाँ पे फ़ौरन आ जाती हैं, छापा मारती हैं और इन दोनों को पकड़ लेती हैं और पकड़ के उनको नामालूम मकाम पर ले जाती हैं और उसके बाद चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं और ख़याल एक किया जाता है, या ऑफिशियल जो सामने वर्जन आता है तुर्की का, वो ये है कि यार इनको डीपोर्ट कर देंगे और अपने मुल्क वापस चले जाएंगे। लेकिन मामला यहाँ रुकता नहीं है। इज़राइल की जानिब से रिएक्शन आता है और ख़ासा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है और मज़े की चीज़ ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तुर्की के वहाँ कान खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं भाई, ये कोई आम बंदे नहीं है, इनको हमने पकड़ा भी ठीक है, ये स्पाइंग भी ठीक कर रहे थे और जिस किस्म की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, मामला कुछ गड़बड़ है। इज़राइल ने अपने काउंसिल खाने के ज़रिए तुर्की से रिक्वेस्ट की और उसने कहा कि भाई आप यूँ कीजिए कि हमें हमारे इन लोगों तक, इन सिविलियंस तक, उन्होंने कहा जी सिविलियन है, टूरिस्ट हैं, यहाँ पे आए हैं सैर करने के लिए, तुर्की बड़ा अच्छा लगा, तस्वीरें खींच रहे थे, आपने पकड़ के उनको अंदर कर दिया। तो उनकी फ़ैमिली भी परेशान है, हम उनकी फ़ैमिली से राब्ते में भी हैं, बार बार उनको अपडेट दे रहे हैं कि जी आप परेशान ना हो, हम यहाँ बैठे हैं, उनको वापस ले आएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह वगैरह। आप हमारी उन बंदों तक रसाई ही नहीं कर रहे, हम उनसे बात ही नहीं कर पा रहे।
हम उनके साथ पैगाम रसानी तो दूर की बात है, हमें उनकी हालात का ही नहीं पता वो कैसे हैं। हो सकता है आपने मार दी हो सकता है आपने तशद्दुद किया हो, तो हमें काउंसलर एक्सेस दें, जो कि एक डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल है। तुर्की ने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। उसने कहा जी आप हो जाएं रफू चक्कर, आप यहाँ से चले जाएं। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। पहला सवाल ये कि यार तुर्की और इसराइल तो बड़े गहरे दोस्त थे, इनकी तो बड़ी ज़बरदस्त यारी थी। तैयब रजब एर्दोगान हर दूसरे दिन उड़ के इज़राइल पहुँचे होते थे और इज़राइल के डिप्लोमेट्स हर दूसरे दिन तुर्की में आ रहे थे, कभी इस्तांबुल आ रहे हैं तो कभी वो कहीं आ रहे हैं। तो ये तो बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे। ये क्या हो गया कि एक तरफ तैयब रजब एर्दोगान अड़ गए और दूसरी तरफ जो है नफ्ताली बेनेट कहते हैं कि जी मैं इनको यहाँ पे वापस लेके आऊँगा हर हाल में। दो बंदे हैं यार, इतने मामला क्यों ख़राब हो गए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं आपको 360 चीज़ों को घुमा के बताने की कोशिश करता हूँ दूसरे लेंस से। मामला ये है कि ममालिक के ताल्लुकात किसी एक वाक़े की वजह से ख़राब नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। बाज़ मरतबा एक वाक़े की वजह से भी ख़राब हो जाते हैं। तुर्की, खैर इसके ऊपर हमने एक वीडियो की, आप उस तफसील में जा सकते हैं उस वीडियो पे। हुआ ये कि तुर्की के साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया, हाथ हो गया, धोखा हो गया। तुर्की ने बहुत साल, और पिछले तो खैर 4-5 साल से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेस्ट के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और ख़ुसूसन इसराइल के साथ बहुत ही गहरे ताल्लुकात बनाए और उन ताल्लुकात को वो बहुत जो है एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता था। सल्तनत उस्मानिया, तुर्कुल गाज़ी, फतूहात का सिलसिला, मुस्लिम दुनिया में तुर्की का आज के इस दौर में, खैर माजी में भी कुछ इस किस्म का तारुफ है। क्या सल्तनत उस्मानिया के रखवाले, ऑटोमन एम्पायर चलाने वाले और यहाँ पे पाकिस्तान में तुर्कुल गाज़ी के ड्रामे देखने वाले बहुत और तरह समझते हैं या समझते थे तुर्की को, लेकिन जो रियलिटी है वो उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तुर्की वैसे बहुत मॉडर्नाइज तो खैर हो ही चुका है, लेकिन अदर दैन दैट वो वेस्टर्न कैंप या इजराइली दोस्ती के अंदर बहुत लिमिट से भी ज़्यादा आगे जा चुका था, जिसकी वजह से उसने दीगर लार्जली मुस्लिम कंट्रीज़ का उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह उसको देना चाहिए था। समझ आ गई यहाँ तक बात। लेकिन उसके ज़ाहिर फ़वाइद आपको चाहिए होते हैं, लेकिन अगर आप उसके फ़वाइद ना मिलें और उन्हीं में ही कोई बड़ी ताकत, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है अमेरिका, वो आपके ख़िलाफ़ हो जाए और कहे कि जी इसको फ़ारिग करें, यहाँ से निकालें, आप ये हमारे शादी हॉल के अंदर या हमारे इस हॉल के अंदर या हमारी महफिल के अंदर नहीं आ सकता, इसको निकालें यहाँ से। वो सलूक हुआ तुर्की के साथ। किस तरह? जब उसको कुछ ही हफ्ते कबल ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया फैटिफ की, उसी लिस्ट में जिसमें आज पाकिस्तान भी है, तो उन्होंने वापस वहाँ किया और उन्होंने कहा कि जाके वहाँ खड़े हो जहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान खड़ा हुआ है, ग्रे लिस्ट में फैटिफ की। इसमें मैंने अर्ज़ किया कि हमारी एक तफसीली वीडियो है और जिसमें मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जिक्र किया है कि तुर्की के साथ फैटिफ में आने वाला वाक़या हुआ क्या। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप चाहें तो इसकी डिटेल में जा सकते हैं। तो खैर तुर्की को ऑल ऑफ सडन ज़ाहिर रिएक्शन आना था। तुर्की को ऑल ऑफ सडन जो है वो इजराइलीज़ बुरे लगने लग गए। उसने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया। उसने 15 मोसाद के यानी कि इजरायली इंटेलिजेंस के जासूस भी पकड़ लिए। उसने कहा, एक ऑपरेशन किया और उसने कहा कि जी ये 15 मोसाद के जासूस हैं जो हमने पकड़ लिए और उसकी तस्वीरें भी शेयर कर दी, ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। इसमें उसने कहा कि 3-3 की टोलियों में ये 5 जगह थी जिसके ऊपर स्प्लिट थे। इनमें एक टोली थी या एक इनमें से ग्रुप था जो मोसाद के साथ यरूशलेम या तल अवीव के अंदर कनेक्टेड था और उनसे लॉजिस्टिक्स, फंडिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करता था। ये यहाँ पे तुर्की की स्पाइंग कर रहे थे और यहाँ पर मौजूद कुछ पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पे काम भी कर रहे थे। उनको अपनी बेसिस में बुलाते भी थे, बिटकॉइन के ज़रिए उनको पैसे भी देते थे और तरीक़ों से उनकी हेल्प और सपोर्ट भी करते थे। तो हमने ये नेटवर्क इनका एक्सपोज कर दिया। सो ऑल ऑफ सडन मोसाद के भी 15 बंदे आप सामने ले आए, ये कपल भी आपने धर लिया, पकड़ लिया और आप कहते हैं कि जी इजराइल से अब बुरा कोई नहीं, जो करना कर लो, ऐसी की तैसी। ये इसलिए हुआ है क्योंकि नाम फैटिफ की ग्रे लिस्ट में आ गया और तुर्की को वहाँ से बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो एक तमाचा है जो डिप्लोमेटिकली खाना पड़ा। तुर्की को ऑल ऑफ सडन ख्याल आ गया, याद आ गई कि भाई मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम ब्रदर्स और मेरे बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, वो धड़े हैं, वो कैंप्स हैं जिनका हिस्सा मैं नहीं रहा, तो चलें लेट्स गो टुवर्ड्स देम। तो उसने फ़ौरन रुख किया इस कैंप का जिसमें नंबर 1 ईरान, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 रशिया और नंबर 5 इराक है।
इसके साथ उसने फ़ौरन ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश शुरू कर दी और जैसे ही फैटफ में नाम डाला था उसके फ़ौरन बाद खैर उसके ईरानी हम मनसब को फ़ोन भी फ़ॉरेन मिनिस्टर के हुए बड़े ताल्लुकात के हवाले से, और ईरान के आइनी और जमहूरी और सिक्योरिटी और ख़ुद मुख्तारी के हुकूक के हवाले से तुर्की ने बड़ी बड़ी बातें की। और आज तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर लैंड कर रहे हैं ईरान में, और लैंड करके वो क्या कर रहे हैं, वो ये लैंड करके बात कर रहे हैं कि जी रीजनल, बायलैटरल और इंटरनेशनल मामलात के ऊपर गुफ्तगू शनीद करेंगे और देखेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। यानी आप सच पूछें तो कुछ करने नहीं गए, वो सिर्फ वहाँ पे ये बताने गए हैं या ये बावर कराने गए हैं कि भाई हम तो दोस्त हैं, आपको याद नहीं है। तो वो ये भी भूल चुके हैं कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान का मामला जब हुआ था तो वो तुर्की, यही तुर्की था जो ईरान के ऑपोजिट कैंप के अंदर खड़ा था। बहरहाल मामलात खासे गंभीर हैं और हर गुज़रते दिन के साथ जो सियासत है वो बदलती चली जा रही है, वफ़ादारियाँ बदलती चली जा रही हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में, इसके आगाज़ में आपसे कहा कि पावर्स का हिस्सा बनना ज़रूरी है, उसके बग़ैर सोलो फ्लाइट करना बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी मुश्किलात हैं जिससे गुज़र के करना पड़ता है, और कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पे किसी न किसी नेशन को करना पड़ जाता है। बट बिफोर दैट आपको किसी एक धड़े का हिस्सा, कैंप का हिस्सा बनना पड़ता है। द मोस्ट सेंसिटिव टाइम इज़ कि आपने उस वक्त रहना किस साइड पे है। बहरहाल तुर्की इस वक्त मुश्किल में है और वो इस कन्फ्यूजन में है कि वो किस धड़े या किस कैंप का हिस्सा रहे या किसका उसको फ़ायदा होगा। हम कोशिश करेंगे बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।